अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10 लाख को पहुंच चुकी है। तेजी से केसेस सामने आ रहे हैं, 10 लाख तजावुज होने वाला है। पाकिस्तान में अभी तक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2386 हो गई है। 32 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 107 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक सूरत हाल मगरबी ममालिक के मुकाबले में बेहतर है, जहां अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। यानी दुनिया भर की इस वक्त जो मुतासिरा लोग हैं उसमें से 25%, एक चौथाई अमेरिका में है। डॉक्टर फहीम यूनुस अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद का इलाज कर रहे हैं। अमेरिका जहां इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं और हर गुजरते दिन के साथ वहां मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। अमेरिका पहला मुल्क बना जब कल एक दिन में 1000 से ज़ायद अमवात हुई, जो कि इटली, चीन या स्पेन किसी दूसरे मुल्क में अभी तक 1000 एक दिन में अमवात नहीं हुई थी। कल अमेरिका में हुई। डॉक्टर फहीम यूनुस वहाँ पर मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। जब से कोरोना वायरस के केसेस फैलना शुरू हुए हैं वो इस हवाले से बात करते रहे हैं, वहाँ के मीडिया पर बात करते रहे हैं। साथ ही जो मफरूज़े और साजिशी नज़रियात इस हवाले से फैलते रहे उनका जवाब देते रहे। किसी ने कह दिया कि कोरोना वायरस गर्मियों में ख़त्म हो जाएगा, इसका जवाब दिया उन्होंने कि ये दुरुस्त नहीं। किसी ने कह दिया मच्छर के, किसी ने कहा कि ये एक बुनियादी मफरूज़ा है कि 10 सेकंड तक अगर आप सांस रोक लें तो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि ज़्यादा पानी पिए तो ख़त्म हो जाएगा। तमाम चीज़ों को वो बताते रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर फहीम यूनुस, माहिर अमराज इन्फेक्शन, चीफ क्वालिटी ऑफिसर एंड चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान में SIUT ने भी इस वक्त लोगों की स्क्रीनिंग शुरू की है। 3000 से ज़ायद अफराद की स्क्रीनिंग की है। डॉक्टर अदीब रिजवी सीनियर डॉक्टर हैं, उनका क्या तजर्बा है इस वक्त, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही जो प्लाज्मा है ताकि इम्यूनाइजेशन के ज़रिए मरीज़ों का इलाज हो। पाकिस्तान में याह्या जाफरी जो पहले मरीज़ थे उन्होंने आज इसका हवाले से प्लाज्मा दिया है। कितने और मरीज़ दे रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर साकिब अंसारी जो कि माहिर अमराज खून है, जिन्होंने आज ये खबर आवाम के सामने रखी। मैं सबसे पहले डॉक्टर फहीम यूनुस आपके पास आना चाह रहा हूँ। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। आप अमेरिका में, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर मरीज़ों का इलाज भी कर रहे हैं, जो केस वहाँ रिपोर्ट हुए अभी तक अगर परसेंटेज देखी जाए अमेरिका में हम बात की, वो भी इटली और स्पेन से कम है। पाकिस्तान में अगर अभी तक अमवात की परसेंटेज देखी जाए, ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर भी वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है। आप पाकिस्तान को जानते हैं, अमेरिका में इलाज कर रहे हैं। क्या इस वक्त आपको वजह समझ में आती है कि पाकिस्तान में अभी तक बहुत ज़्यादा कम है? कोई कह रहा है कि जी इम्यूनिटी पाकिस्तान में बेहतर है, बचपन में जो वैक्सीनेशन होती है इसकी वजह से बेहतर है। क्या वजह आपको समझ में आ रही? देखिए, अल्लाह करे कि ये ऐसा ही हो कि पाकिस्तान के रिजल्ट्स बेहतर हों। अभी तक लेकिन जब भी हमने और मुल्कों में देखा है, वो चाइना था या साउथ कोरिया था या अमेरिका था या इवन इटली था, तो शुरू में डेथ रेट्स भी कम थे, केसेस भी कम थे। और ये इन्फेक्शन ऐसा है कि 1 से 2 को, 2 से 4 को, 4 से 8 को, जब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो 1 महीने 2 महीने के बाद यकदम पूरा माहौल और पूरी सूरत हाल तब्दील हो जाती है। तो हो सकता है कि अभी हम अर्ली स्टेज में हो पाकिस्तान में। यानी कि ये जो इस वक्त कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में बचपन में जो वैक्सीनेशन होती है जो दूसरे ममालिक में नहीं होती, उसकी वजह से बेहतर हो रहे हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि जी एंटीबॉडीज़ हैं मलेरिया की वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से आप कह रहे हैं अभी अर्ली है, बहुत बहुत जल्दी है ये बात कहना? जी बिल्कुल, ये टू अर्ली है। देखिए, मैंने बहुत तकलीफ उठाई जिंदगी में। पहले 10 ओवर्स के बाद मैंने सोचा कि आज तो हम ये मैच जरूर जीत जाएंगे, और वो मैच हम इन दी एंड हार गए। तो हम वो गलती अपने 20 करोड़ की आवाम के साथ नहीं कर सकते। इट्स टू अर्ली टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। अभी तो पूरी दुनिया में ये एक पैंडेमिक चल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला करे अगर 1 साल 2 साल के बाद हम मुड़ के देखें और हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट हैं तो बहुत खुशी की बात है। मुझे उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होगी। लेकिन अभी हमारी कौम को जो मैसेज है वो यही होना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अमेरिका में अगर आप देखें, फरवरी के महीने में हम बिल्कुल यूं ही सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, बहुत थोड़े केसेस हैं, सिर्फ एक डेथ है, और आज मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास हैं। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की है। न्यूयॉर्क में एक दिन में 15,000 टेस्ट हो रहे हैं। मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान में, लाहौर में एक दिन में 15,000 टेस्ट हो रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर वो टेस्ट हम करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि एक्चुअल डिजीज़ का बर्डन कितना है। डॉक्टर साहब, एक और जो मसला है वो ये कि कहा जाता है कि जी नौजवानों में बहुत कम इससे मुतासिर होते हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। आपने, क्योंकि अब अमेरिका में तादाद इतनी बड़ी हो गई है, 2.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं,
तो क्या वाकई जो नौजवान हैं वो किसी खतरे में नहीं हैं? जो मरीज़ आपके सामने आ रहे हैं, अगर वो उन्हें कोई वैसे मसला नहीं है, वो स्मोकिंग नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें कुछ नहीं हो रहा, या फिर नौजवान भी वहाँ पर खतरे में हैं और आपने देखा है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और जान को खतरा आया है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस मामले में हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है हर हफ्ते, हर महीने। पिछले महीने तक हमें ये लग रहा था कि ज़्यादा जो लोग 70 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, या जो कैंसर के मरीज़ हैं या डायलिसिस पे हैं, या जिनको और ऐसी बीमारियां हैं जिनसे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है, वो लोग ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार भी हो रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स भी बुरे हैं। लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि वो लोग जो 30-40 साल की उम्र के हैं और जिनको कोई और बीमारी नहीं, कई दफ़ा उनमें भी बहुत बुरे इन्फेक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये कहना अगेन थोड़ा जल्दी होगा कि ये सिर्फ एक तरह के लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। मेरे ख़्याल में इसके इन्फेक्शंस तकरीबन हर एज में हो रहे हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, उनका रिस्क ज़्यादा है। एक और बात जिससे ज़ाहिर तवक्को की जा रही है कि जब गर्मियाँ आएंगी तो, और ऑफिशियल सतह पर भी कहा जा रहा है कि जी गर्मी आएगी तो शायद इस वायरस के असरात कम हो जाएंगे, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है। साइंसी तौर पर अब कुछ किसी नतीजे पर पहुँचे हैं इस वक्त लोग, या फिर आपके ख्याल में अभी तक ये सारी कयास राइयाँ ही हैं? जी देखिए, उम्मीद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उम्मीद एक बहुत बुरी स्ट्रैटेजी और बहुत बुरा प्लान है। हम उम्मीद के सर पे प्लानिंग नहीं कर सकते। वंस अगेन अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं इसमें गलत साबित हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारा तजर्बा है, मुझे 20 साल हो गए हैं वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते। पुराने जो इन्फेक्शियस आउटब्रेक्स थे, वो सार्स था या इबोला था या इन्फ्लुएंजा का H1N1 था, उन्हें मौसम का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इस दफ़ा भी देखिए, ये जो कोरोना वायरस आया है, सिंगापुर में काफ़ी गर्मी थी जब इसने सिंगापुर को अपनी लपेट में लिया। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में बहुत गर्मी है, जहाँ पे अभी भी ये वायरस फैल रहा है। अमेरिका की हमारी अपनी रियासतों में, फ्लोरिडा में, टेक्सास में, फीनिक्स में तकरीबन पाकिस्तान जैसी गर्मी है, और वहाँ पे इस वक्त के इन्फेक्शंस तेज़ी से फैल रहे हैं। तो जहाँ तक हमारी साइंसी नुक्ता नज़र है, इस वक्त तक हमें कोई ऐसा रीज़न या वजह समझ में नहीं आती कि जिसकी बेसिस पे हम करोड़ों लोगों को ये तसल्ली दे दें कि गर्मी का इंतज़ार करो, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वैसे वहाँ अमेरिका में ज़ाहिर है अब आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे है, साथ ही अब आपका सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। 2.5 लाख के करीब इस वक्त लोग मुतासिर हैं, टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, लिखा बहुत ज़्यादा जा रहा है। लोगों में मुसलसल कयासराइयाँ ये भी होती रहती हैं कि जी अगर आप फिजिकल डिस्टेंस एक दूसरे से कर भी लें और अपने आप को अलग थलग भी रखें, तो ये तो हवा में मौजूद रहता है इसलिए फैल जाएगा, या सरफेस पर सर्वाइव करता है। अगर कहीं पर ये गिर गया, जिस बंदे को इन्फेक्शन है, तो वायरस अगर आपने वहाँ हाथ लगाया तो उससे आपको लग जाएगा। इस वक्त जो मरीज़ आए हैं और जो इस वक्त तक वहाँ पर काम हुआ है, क्या एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक साथ और पास बैठने की वजह से ही, टच करने की वजह से ही फैलता है, या फिर फ़िज़ा में अगर वायरस मौजूद हो सकता है, या फिर किसी सरफेस से भी लगा? इस वक्त क्या है जो लोगों का दायरे, वहाँ पर तो पूरी तहकीक होती है जब कोई शख्स मुतासिर हो कि क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से इसको वायरस लगा है। जी देखिए, हर चीज़ का एक लाइक्लीहुड होता है, चांस होता है। कार एक्सीडेंट में इंसान का चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी शख्स पे बिजली गिर जाए ये हो तो सकता है, लेकिन इसका चांस बहुत कम है। जो हम देख रहे हैं अभी तक कि वायरस की स्ट्रैटेजी है कि ये एक इंसान से एक दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। तो 4 दोस्त बैठे गपशप लगा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। अगर आपने हाथ नहीं धोए, या अगर आप किसी बड़े कॉन्सर्ट से आ रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ लोगों का हजूम है, वो वायरस की पसंदीदा जगह है, क्योंकि ये उसकी स्ट्रैटेजी है कि एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो। ये वायरस जानदार चीज़ नहीं है। अगर इसके ड्रॉपलेट्स, जिसको हम कहते हैं, छींकने से या खांसने से अगर वो किसी सरफेस पे गिरते हैं, मेज़ पे गिर गए, या आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे गिर गए, या आपके दरवाजे के हैंडल पे गिर गए, तो उस वक्त वो वायरस चंद मिनटों और घंटों का मेहमान है। उसको पता है कि अब मैंने यहाँ मर जाना है। उसको ये यकीन है कि इससे पहले कि मैं मर जाऊं, कोई काश मुझे टच कर ले और फिर मैं उसके नाक और गले के थ्रू उसके अंदर चला जाऊं। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की करनी चाहिए, और मैं ये इसलिए भी अर्ज कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने कल्चर का पता है। हम कई दफा बुरा बना जाते हैं इस बात पे कि भाई तुम मेरे से दूर हो रहे हो, तुम्हें अब मैं बुरा लग रहा हूँ, या तुम्हें मौत का ख्याल है। अजीब व गरीब कई दफा कयास आ रहा है, हम शुरू कर देते हैं। हमें इस चीज की एजुकेशन आपस में करनी है कि अगर ये वायरस 15% लोगों में कोई सिम्टम भी नहीं रखता, तो हमें एहतियात करनी है,
अपने हाथ धोने, हाथ नहीं मिलाने आजकल लोगों से, फिजिकल कांटेक्ट दूर रखना है, कम से कम 6 फुट का फासला रखें आपस में एक दूसरे से। और कोई भी ऐसी जो तकरीब है, शादी की तकरीब हो या जनाजे की तकरीब, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, ये उस वायरस की स्ट्रेटजी है, वहां से ये वायरस फैलेगा। अगर आप इसको देखें तो साउथ कोरिया में भी एक बहुत बड़े चर्च से शुरू हुआ, और यहाँ अमेरिका में भी इसी तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जहाँ लोगों के हजूम से ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। तो सबसे बड़ी हमारी जो जहाँ हमें ख्याल रखना चाहिए वो इस बात का रखना चाहिए, सबसे ज्यादा अपने हाथ धोएं और बड़े बड़े हजूमों से बचें, 6 फुट दूर रहिए। रज़ा, आपने बड़ी एक अहम मिसाल दी कि मरने के इम्कानात तो किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, मगर ज़्यादा किससे हैं? एक्सीडेंट से भी मौत हो सकती है, बिजली गिरने से भी हो सकती है, मगर बिजली गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है एक्सीडेंट के मुकाबले में। अभी पाकिस्तान में बड़ा रहा है, कुछ गैर संजीदा बयानात भी आए, सियासी क़यादत की तरफ से भी आए, वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया 2% लोगों को होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दुनिया ने इस पर ओवर रिएक्ट किया है, इतनी कम प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या गारंटी है कि आप सड़क पर जाएंगे तो आप एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, आप एक्सीडेंट से नहीं मर जाएंगे। अब ये एक अलग बात है अगर 2 गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो तो वो तीसरी गाड़ियों को और चौथी गाड़ी को सड़क पर इन्फेक्ट नहीं करते, ये वायरस करता है। आपके ख्याल में वाकई अब जो कुछ आपने देखा है, जो पेशेंट्स आप ट्रीट कर रहे हैं, जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, ज़ाहिर है मार्केट्स भी ऊपर नीचे हो गई, मईशत को भी वहां पर खतरात हो गए हैं, दुनिया ने वाकई ओवर रिएक्ट किया है आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिसी बनाना तो मेरा काम नहीं है। तो वो जो लोग समझते हैं बेहतर, वो उनका काम है, और मैं उनकी राय को ज्यादा मोहतरम समझूंगा। जहां तक मेडिसिन का ताल्लुक है, अगर तो दुनिया 100 लोगों की होती तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ओवर रिएक्शन है, क्योंकि उनमें से 98 लोग खुदा के फजल से जिंदा बच जाते, कोई 1 या 2 फौत होते। मसला यह है कि दुनिया 100 लोगों की नहीं है, दुनिया 7.5 बिलियन लोगों की है। और अगर उसमें से 10%, सिर्फ 10% लोगों को ये वायरस हो जाए, तो आप खुद हिसाब लगाइए कि 2% मोर्टेलिटी के साथ शायद वो 25 मिलियन के करीब बन जाए। इस वायरस का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोग इसकी वजह से हलाक हों, इसका ये नुकसान है कि कितने सिस्टम्स इसकी वजह से पलट जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक खौफ है। हमें लोगों के उस खौफ को ठीक करना है, हमें लोगों के एतबार को बहाल करना है, हमें उनको एहतियात सिखानी है, खौफ नहीं सिखाना। तो अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे, और जब आपके पास ऐसे केसेस आने शुरू होंगे कि जो इंतहाई खौफनाक आउटकम जिनका होगा, तो उससे सिस्टम्स को, इकोनॉमी को, उससे जितना नुकसान होगा, वो आप इस वायरस को खुला नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि आग घर के एक कमरे में रहे, मैं दरवाजा बंद कर दूं तो ये इसी कमरे में रहेगी, वो पूरे घर में जाए। तो जितनी जल्दी हम इस हकीकत को तस्लीम करें कि बेस्ट स्ट्रैटेजी ये कि हम इस वायरस के खिलाफ वो वाली जंग करें जो बाकी मुल्कों ने की और वो जीत रहे हैं। साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान जीत रहा है ये जंग, इवन चाइना इस वक्त ये जंग जीत रहा है। तो मैं समझता हूँ वसाइल की कमी अपनी जगह है, यहाँ पे फिर हमें सबको मिल के इकट्ठा होना है। देखें, आखिरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तक वायरस हमसे ज्यादा मुत्तहिद है, वायरस जीता रहे। हम लोग आपस में मुत्तहिद हों, और कोई भी डिसीजन 100% ठीक नहीं होगा, ना डॉक्टर्स का ना गवर्नमेंट का। हमें अपने उलुल अमर के साथ मिलके चलना है, वो 80%, 90% ठीक जो भी फैसला करें, अपनी राय को फिर हमें पीछे रखना है, और कलेक्टिव राय के साथ हमें इस वायरस के साथ लड़ाई करनी है, और वो लड़ाई जीतनी है इंशाअल्लाह। और साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर फ़हीम यूनुस इस हवाले से जो मुख्तलिफ मिथ हैं वो भी बता रहे थे, अपना जो तजर्बा है अमेरिका में जब वो इलाज कर रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। पाकिस्तान में हमारे प्रोग्राम से बात हुई थी, एक डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा था कि जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, यानी जिसको पहले वायरस हो गया और वो सेहतियाब हो गया, तो उसकी जिस्म में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेता है, उसके खून में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो वायरस से लड़ सके, क्योंकि वायरस का पता होता है खून को। तो ऐसा शख्स जो सेहतियाब हो गया हो, अगर वो उसके खून से प्लाज्मा निकाल कर उन अशखास को लगाया जाए जिनको जो वायरस से मुतासिर हो रहे हैं, तो वो सेहतियाब हो सकते हैं और वेंटिलेटर की स्टेज तक वो नहीं जाएंगे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, और ये बड़े पैमाने पर भी काम हो सकता है। हमारे प्रोग्राम के बाद उनसे पंजाब हुकूमत ने रब्ता किया, सिंध हुकूमत ने रब्ता किया, अब इस हवाले से काम हो रहा है। आज एक अहम खबर आई कि जो पाकिस्तान में पहले सेहतियाब मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, याह्या
जाफरी, उनकी तरफ से कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद और सेहतियाब होने के बाद उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है और मज़ीद अब 100 से ज़्यादा तादाद हो गई है सेहतियाब लोगों की। अगर वो भी करेंगे तो फ़ायदा होगा। हमारे साथ ये खबर डॉक्टर साकिब अंसारी ने आज ब्रेक किया। आप माहिर अमराज खून हैं। डॉक्टर साकिब अंसारी, बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? एक बस पर डेवलपमेंट हुई जब याया जाफरी की तरफ से डोनेट किया गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही पॉजिटिव गेस्चर है इनकी फैमिली का, बच्चे का अपना, और उसने ये कहा कि जी मैं अपने मुल्क कौम के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकूं तो करूं। उसके अलावा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सहूलियात और जो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग है वो एक रीज़नेबल नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए मौजूद हैं पूरे मुल्क में, और अफराद की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट हर तरह से। मगर अल्लाह ना करे कोई बहुत ह्यूज डिज़ास्टर हुआ तो ज़ाहिर है उसके लिए तो हम तैयार नहीं हैं। ऐसा वो तो डॉक्टर शमसी ने भी कहा था कि चंद लोगों के लिए, चंद 100 लोगों के लिए तो मौजूद है, और अभी बड़ा शुक्र है खुदा का कि बहुत ज़्यादा लोगों की हलाकतें नहीं हुई हैं। संजीदा भी इस वक्त क्रिटिकल लोग नहीं हुए हैं कि उन्हें वेंटिलेटर्स पर डालना पड़े, इतनी बड़ी तादाद नहीं है। मगर पंजाब और सिंध की तरफ से एक मस्बत रिस्पॉन्स आया था और कहा गया था कि कुछ चीज़ें अगर जल्दी से आ जाएँ तो 1000 से ऊपर और 4000 तक लोगों को भी ट्रीट पाकिस्तान में किया जा सकता है। क्या अभी भी नहीं है, उस तरफ तेज़ी से काम नहीं हो रहा? जी नहीं शाहजेब, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूं, क्योंकि आपका प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा सुना जाता है। हमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें कोई नया इक्विपमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई नया ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ये तमाम काम ऑलरेडी उसी इक्विपमेंट और उसी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग पे ऑलमोस्ट किया जा सकता है जिस पे हमने डेंगू को ट्रीट किया था, जिसके ऊपर हमने जो प्लाज्मा फ्रेसिस की मशीन होती है, जो प्लाज्मा फ्रेसेस प्लेटेड फ्रेसेस की मशीन होती है, डेंगू में जो प्लेटेड हम सिंगल डोनर एक आदमी से निकाल के लगाते हैं, ये सेम प्रोसीजर है और सेम तरीके से प्लाज्मा निकाला जाता है, और इसकी भी किट्स अवेलेबल हैं। हाँ, इसकी किट्स की अवेलेबिलिटी रखना, जो किट्स है मशीनें नहीं, कीमती मशीनें नहीं, बल्कि नॉर्मल जो किट होती है जिससे प्लाज्मा निकाला जाता है, वो मशीन की स्पेसिफिक किट होती है। उसकी अवेलेबिलिटी का स्टॉक गवर्नमेंट को, इन इदारों को, इन कंपनीज को कह के इनकी मशीनों का स्टॉक एग्जैक्टली रखना चाहिए कि अल्लाह ना करे अगर कोई बड़ा डिजास्टर हुआ तो ये काम आ सकेंगे। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर 20, 25, 30 मरीज आईसीयू के सेटअप तक पहुंच रहे हैं तो उसके लिए तो उससे 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी अभी मौजूद है कि इनके लिए प्लाज्मा मैनेज किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, और अगर एक मरीज़ जो सेहतियाब हो गया उससे कितने मरीज़ों के लिए प्लाज्मा लगाया जा सकता है? कितनी एक मरीज़ से वो फ़ायदा हो सकता है? अगर मरीज़ों की तादाद आपको कितनी चाहिए, मशीनरी और वो सारी बातें एक तरफ है। देखिए, स्टडीज़ जो हुई हैं चाइना में और उसके अलावा जो 2-3 स्टडीज़ मौजूद है, उसमें एक ही पेशेंट का 200 सीसी प्लाज्मा निकाल के एक पेशेंट को लगाया गया और 3 से 7 दिन के अंदर बेहतरी देखी गई। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही डॉक्टर अदीब रिजवी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में जो काम डॉक्टर अदीब रिजवी का है वो सबको पता है, और अब SIUT में भी स्क्रीनिंग शुरू की गई है कोरोना वायरस के मरीजों की। साथ ही ICU में भी जगह रखी गई है ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो सके। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपके पास ज़ाहिर है आपने स्क्रीनिंग भी शुरू की है, साथ में मरीज़ भी हैं, किस नोयत, क्रिटिकल नोयत के हैं? क्या आपका तजर्बा है जब आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के मरीज़ों को, क्या आप बताना चाहेंगे? डिफरेंट पोजीशन में मरीज़ आए हैं और करीब अब तक हम लोग 3,500-4 हज़ार के दरमियान केसेस देख चुके हैं, और केसेस वक्तन फ़वक्तन अभी भी आ रहे हैं। जो पेशेंट आए हैं उसमें कुछ तो काफ़ी सीरियस थे जिनको इंटेंसिव केयर में रखा गया, वहाँ तो रिकवर कर गए हैं। कुछ ऐसे थे जिनको कि वार्ड में रखा गया है, और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि देखने के बाद 12 घंटे रखने के बाद घर भेज दिया गया है। मुर्दाबाद। लेकिन वी हैव टू बी विजिलेंट, क्योंकि बिटवीन ए वेरी सीरियस पेशेंट एंड लेस सीरियस पेशेंट बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, और तब कंडीशन की तब्दील होने में देर नहीं लगती। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में, और ये बड़ी अच्छी बात है अभी तक कि मरने वालों की तादाद कम है। एक तो ये कि जी हमें ज़्यादा पता नहीं है कि कितने लोग मुतासिर हुए हैं क्योंकि टेस्ट कम हुए हैं, मगर जो जिनका पता है उसमें भी अभी तक मरने का रेशो कम है, जिसकी वजह से अब बार बार बात हो रही है। आपको लगता है कि वाकई ये क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, कोई इम्यूनिटी पाकिस्तानियों की बेहतर होती है इसलिए हो रहा है, या अभी बहुत जल्दी होगा ये बात कहना और इस बात को देख कर रिलैक्स हो जाना? मैं आपसे एग्री करता हूँ कि थोड़ा जल्दी हुआ कहना, नंबर 1। नंबर 2,
पाकिस्तान एज ए होल अगर हम ले रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है स्टेटिस्टिक्स जमा करना कि हम सिर्फ शहरों की या वो जो हॉस्पिटल की पॉपुलेशन उसके बारे में हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन और क्या हो रहा है दूसरे शहरों में, तहसीलों में और गांव में, उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। तीसरी चीज़ ये भी है कि डायग्नोस्टिक एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, टेस्ट नहीं है लिहाजा। लेकिन एक बात वो मैं कह सकता हूँ कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग के अंदर इम्यूनिटी है। होता है कि कुछ इम्यूनिटी इसलिए हो कि हम पहले इस किस्म के 2-4 अटैक हो चुके हैं जिसको नाम कोई भी दिया हुआ, इबोला था या और कोई चीज़ थी, दाग था, लेकिन इस किस्म के हम जो हमारी पब्लिक हम लोग जो हैं इस किस्म के हादसा से हम 2-4 हो चुके हैं पहले, और वायरसेस जो हैं वो अटैक करते रहे तो हमारे अंदर डेफिनेटली जो इम्यूनिटी है कुछ हद तक डेवलप हो गई है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अदीब रिजवी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम डॉक्टर की राय आपने सुनी। अब मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान में टेस्ट बहुत कम हुए हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए तो बहुत ज़्यादा पता चला। फिर भी कहा जा रहा है इतने टेस्ट करने के बावजूद कि मुतासरात लोगों की तादाद अमेरिका में भी ज़्यादा हो सकती है। पाकिस्तान में अभी तक सिंध हुकूमत के हवाले से 7,000 का नंबर आ रहा है, पंजाब हुकूमत सिर्फ 15,000 लोगों का कह रही है कि टेस्ट किया गया है, हालांकि वफाकी हुकूमत उसका और कम नंबर दिखा रही है कि 3,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 2,000 से भी कम लोगों का टेस्ट किया गया है। बलूचिस्तान में बहुत मायूस कुन तादाद है, जबकि अमेरिका में लाखों अफराद का टेस्ट किया गया, सिंगापुर में लाखों अफराद का टेस्ट किया गया ताकि तेज़ी से पता चलाया जा सके कि कितने लोग मुतासिर। जनूबी कोरिया में लाखों अफराद का टेस्ट किया गया। हमारे साथ इस वक्त मुर्जा वहाब मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत, साथ ही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, वज़ीर सेहत पंजाब। हमारे साथ तैमूर सलीम खान साहब मौजूद होंगे, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा। उन तीनों से इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मुर्जा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। मुर्जा साहब, टेस्ट आप लोगों ने शुरू में बहुत तेज़ी से किए थे और अब ये महज 7,000 का जो नंबर है, क्या वजह है कि पंजाब 15,000 तक पहुंच गया, आपकी तरफ से टेस्ट ज़्यादा नहीं किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब, 7,000 के करीब हमने टेस्ट किए हैं और जो मेरे पास NIH की इत्तलात हैं, अभी तक सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए। पंजाब में गालिबन ये 5 या 5,500 टेस्ट एज पर NIH रिपोर्ट जो WHO ने भी कंफर्म की है। तो अभी भी जो तादाद है सबसे ज़्यादा वो सिंध गवर्नमेंट की है। मैं दिक्कत आपको बताता हूँ जो हमें आ रही है वो ये कि पहले तो हमें प्रॉब्लम था कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं थी। तकरीबन कोई डेली हम 200-225 टेस्ट कर रहे थे। हमने उस कैपेसिटी को बढ़ाया है और अब हम सूबा सिंध के अंदर डिफरेंट लेबोरेटरीज में तकरीबन कोई 1800 टेस्ट डेली की बुनियाद पर करने की कैपेसिटी हमारे पास है। लेकिन अभी भी हम डेली जो टेस्ट कर पा रहे हैं वो 600-650 टेस्ट हैं। उसकी वजह शाजिब ये है कि हमारे पास जो टेस्टिंग किट्स हैं वो वाफिर मिकदार में अवेलेबल नहीं है। हम पिछले दिनों में ज़्यादा टेस्ट इसलिए कर पाए थे कि सिंध गवर्नमेंट ने इंग्लैंड से इजाफी टेस्ट को तकरीबन कोई 10,000 क्वांटिटी थी टेस्ट की, जिसको हमने इंपोर्ट कर लिया था। तो जिसकी वजह से हमने ज़्यादा फुर्ती दिखाई और तेज़ी से हम ज़्यादा टेस्ट कर पाए थे। लेकिन अभी हमें सप्लाई का शॉर्टफॉल का सामना है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद है, फ्रेट हमें आ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से मजीद टेस्ट हमें नहीं मिल पा रहे। तो उम्मीद है कि 4 अप्रैल को एक कंसाइनमेंट हमारा आ जाएगा, जिसके बाद हम वापस वफाकी हुकूमत ने तो कहा ना कि 2 लाख से ऊपर इस वक्त हमारे पास सलाहियत हो गई है टेस्टिंग करने की और 9 लाख तक पहुंचने वाली है थोड़े टाइम में। तो आप लोगों को क्या वो टेस्टिंग किट्स नहीं मिली है वफाकी हुकूमत की तरफ से? मैं शादिब इन हालात में गुरेज करूंगा कोई इस तरह की बेजा तनकीद के ऊपर, बट मैं समझता हूं कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं कि हम 1800 टेस्ट करने की कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सूबा सिंध के अंदर है। और हमें जो कुल टेस्टिंग किट मिली थी फेडरल गवर्नमेंट से गालिबन 2,800 के करीब थी। बाकी 10,000 टेस्ट हमने खुद इंपोर्ट किए थे। अभी भी जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि जो चीन से हमें टेस्टिंग किट्स आई हैं उसमें VTMs अवेलेबल नहीं है, स्वैब अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली हम टेस्ट नहीं कर पा रहे। बट सिंध गवर्नमेंट ने फिर कोशिश की है कि हम इंडिपेंडेंटली इंडस हॉस्पिटल के ताउन के साथ फर्दर टेस्टिंग इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर सकें। और हमें यकीन दिलाया गया है कि 4 तारीख को हमारा अगला कंसाइनमेंट पहुंच रहे। तो इंशाल्लाह वंस द कंसाइनमेंट रीचेस हमारी स्पीड में फिर इजाफा हो जाएगा। मुर्जा साहब, रिलीफ वर्क आपने शुरू किया सिंध में या नहीं किया गया? लोगों को राशन पहुंचाना, लोगों की मदद करना, क्योंकि जाहिर है सिंध हुकूमत लॉकडाउन की हामी है मगर लोगों के हालात खराब हो रहे हैं। 14 अप्रैल तक अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है तो रिलीफ वर्क आपकी तरफ से शुरू किया गया? शादिब साहब, इसमें 2 चीजें हैं। सिंध गवर्नमेंट ने पहले दिन ही फैसला किया था कि जो लोग मुतासरा होंगे इस फैसले से
उनको लुक आफ्टर करना हमारी जिम्मेदारी होगी और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उनको लुक आफ्टर कर सकें। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि जो हकदार लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, उनको वो पैसे और रकम या जो फैसिलिटी है वो ट्रांसफर हो। तो पहली फुर्सत में जो हमने काम किया वो ये था कि हमारे पास 1 लाख खानदान थे जो कि ज़कात डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड थे। हमने पहली फुर्सत में 60 करोड़ रुपए का अमाउंट डिसबर्स किया उन 1 लाख फैमिलीज को, जो कि उन फैमिलीज को मिल चुका है। पर खानदान 6,000 रुपए ट्रांसफर किया गया, जो कि उन खानदानों ने अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेल कर लिया है। दूसरे फेज में हमारा टारगेट ये है कि हम एक SMS सर्विस के थ्रू लोगों को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद उनको पैसे जो है वो कैश ट्रांसफर कर सकें। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसी चीज का ऐलान किया है। पिछले दिनों जो हमारी वफाकी हुकूमत से मीटिंग हुई थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की थी कि इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और हमें मिलकर ये पैसे डिसबर्स करने चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी बात से इत्तेफाक किया और होपफुली अब जो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट लोगों को जाएगी, ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इश्तराक से ताउन के साथ जाएगी। और मुर्तज़ा साहब, इस बात का ज़ाहिर है आपको इदराक है ना कि ऐसा ना हो कि ये अगर प्रोलॉन्ग करता है शटडाउन या लॉकडाउन तो लोग भूख से मरना शुरू हो जाएं, तो लोगों की भूख, राशन, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट सतह पर करे तो लोगों का जो रश लग जाता है, हमने देखा क़ायदाबाद में क्या हुआ। इसलिए सिंध हुकूमत को इस बात का इदराक है, वो ख्याल रखे हुए है कि लोग भूख से ही ना मरने शुरू हो जाएँ, उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चल सकता लॉकडाउन। मैं शाजिब साहब आपकी बात से 100% अग्री करता हूँ कि हमें कोरोना से बचाते बचाते लोगों को भूख का इशू ना हो जाए। लेकिन मैं आपको, जो हम भी एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, जो हम भी ऑन ग्राउंड चीजें देख रहे हैं, वो ये है कि जो हमारे फलाही इदारे हैं, जो मुखैर हजरात हैं, लोग प्राइवेटली जोग दर जोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अभी ऐसा भूख का इशू उस पैमाने पर नहीं आया, बट मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि भूख एक इशू है जिसको रिजॉल्व करने के लिए सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने इत्तफाक किया है कि मिलकर वो कैश डिस्बर्समेंट की जाएगी ताकि जेन्युइन जो मुस्तहिक लोग हैं उनको पैसे पहुंचे और उनको हम रिलीफ पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ावाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब टेस्ट पाकिस्तान ने कम किए हैं, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि जो केसेस की तादाद है वो दुरुस्त है या नहीं। मगर ये जो तादाद है अभी भी तकरीबन 900 से तजावुज़ की है पंजाब में, 2000 से तजावुज़ की है पाकिस्तान में। अचानक एक स्पाइक नहीं आई है? आपको लग रहा है कि ये एक कंट्रोल में सिचुएशन है? दूसरे ममालिक में अचानक से जो स्पाइक क्रिएट हुई थी और फिर तादाद मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई थी, वो वाला सिनेरियो अभी नहीं डेवलप हुआ है? मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारी कुछ ये जो कुछ इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ डेवलपिंग इन यूरोपियन कंट्रीज़ एंड इन अमेरिका, जिसकी अभी हमें तो बहुत ज़्यादा अभी भी समझ नहीं है, लेकिन कुछ थेरीज़ आपके सामने आ रही हैं कि जिस तरह की स्पाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की स्पाइक शायद नहीं है, या उस तरह के सीरियस मरीज़ नहीं हैं। देखें, अगर मैं कहती हूँ मेरे पास इस वक्त 914 मरीज़ ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव आया है कोरोना। अब उसके अंदर जो 90% हैं दे हैव ईदर नो सिम्टम्स और दे हैव वेरी माइल्ड सिम्टम्स, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, और कुछ हैं जिनके सिम्टम्स हैं। इस वक्त क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास 2 हैं। उसके अलावा हमारे पास वो कहते हैं थोड़े से ज़्यादा सिम्टम्स वाले 5 या 6 हैं। तो मेरा ये मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा बीमार जितने हम वहाँ यूरोप के मुल्क में हो रहे हैं और जिस तरह अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोगों को दे हैव टू बी पुट ऑन वेंटिलेटर्स, वो सिचुएशन यहाँ नहीं है। हमारे पास एक जो इंतकाल किए थे जेएलएम से, वो पेशेंट हमारे पास वेंटिलेटर पे 5 दिन रहे, बट देन ऑफ कोर्स वंस यू गो ऑन टू द वेंटिलेटर 15% सर्वाइवल रेट होता है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स भी फौत हुए हैं, व्हेन दे केम इनटू द हॉस्पिटल्स ऑल ऑफ देम वर नॉट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। उसके अंदर 2-3 पेशेंट्स को तो कार्डियोमायोपैथी हुआ है। तो या तो ये है कि कुछ म्यूटेशन हुई है इस वायरस के अंदर, जो वायरस जो है उसका इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में थोड़ा सा डिफरेंट रिस्पॉन्स है। द अदर हाइपोथेसिस इज़ कि शायद क्योंकि सबको ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन लगा था बचपन के अंदर, तो प्रॉब्ली किसी किस्म की प्रोटेक्शन आ गई है। तीसरी हाइपोथेसिस ये भी चल रही है कि मलेरियल बेल्ट थी, तो शायद कुछ किस्म की कोई इनेट रेजिस्टेंस है। एक बात ज़रूर है, ये मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि विरुलेंस जो है उसकी, अगर मैं अपने पास 914 केसेस की भी बात करूं तो जितनी विरुलेंस मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतनी विरुलेंस नहीं है, उससे कम विरुलेंस है।
मतलब साथ में भी बताइएगा कि जो एक तो पहले ही टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, मगर आप लोग जो 15,000 का नंबर कोट कर रहे हैं, जो भी कम है, फर्क नजर आ रहा है। जो वफाकी हुकूमत की वेबसाइट है, जो NIH है, उस पर सिंध हुकूमत कह रही है कि 7,000 की है, वही नंबर नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा भी डिस्प्यूट नहीं करी, बलूचिस्तान भी नहीं करी, मगर आप 15,000 कह रहे हैं, वो 5,000 कह रहे हैं। तो असल में कितने आप लोगों ने टेस्ट किए हैं, वो सही बता रहे हैं या आप लोग सही बता रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कोई आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी। मैंने ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट से कहा है कि जी इस चीज़ को प्लीज़ अभी एक अपने मेरे स्पेशल सेक्रेटरी को बाकायदा फोकल पर्सन इसका बनाया है कि हमारे डेटा में और फेडरल गवर्नमेंट के डेटा में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एंड वी मस्ट इंश्योर कि वट एवर डेटा वी कलेक्ट एवरी डे दैट मस्ट बी कन्वे टू, क्योंकि जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं वो निजी लैब का भी करते हैं और अपना भी करते हैं। नेचुरली निजी लैब का इसलिए करते हैं कि जैसे अगर 199 मरीज़ हैं मेरे पास लाहौर के अंदर, तो बहुत सारे इनमें से मरीज़ों ने तो प्राइवेट लैब से करवाया है, और हमारे पास ये जब डेटा रिपोर्ट होता है तो फिर हम उन लोगों को हॉस्पिटल में भी लेके आते हैं। इस वक्त ये सारे मरीज़ हमारे पास किसी न किसी अस्पताल में दाखिल हैं। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, इसको मैं आज ख़ास तौर पे कहा है टू लुक इनटू इट कि क्यों आ रही है, और इंश्योर करेंगे कि अगले 1-2 दिन में इट वुड बी क्लियर्ड अप। बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम खान साहब, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। आपका भी बहुत कम 2,000 से भी कम टेस्ट किए हैं, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में केसेस आए थे। कैसे पता चलेगा कि कितने लोग मुतासिर हुए हैं अगर पाकिस्तान टेस्ट इतने कम करेगा, जबकि WHO भी कह रहा है कि टेस्ट करें टेस्ट करें टेस्ट करें, बाकी ममालिक ने ऐसे ही कंट्रोल किया? शाहजेब साहब, हमारी जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स थे मुल्क में, वो बेसिकली उन लोगों को केटर कर रहे थे जो बाहर से आते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल ट्रैफिक देखें तो जो 3 एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा एयर ट्रैफिक देखते हैं वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, प्रॉब्ली इन दैट ऑर्डर। तो जो हमारे टेस्ट कम हुए हैं वो इस वजह से कि बिटवीन जनवरी एंड मार्च ज़्यादातर टेस्ट जो KP में ही कैरी आउट हुए वो टेस्ट होंगे जो कि पेशावर एयरपोर्ट से आए या वो सस्पेक्ट्स जो कि अफ़गान बॉर्डर से आए। नेचुरली उनकी तादाद जो है वो कम होगी। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो ओरिजिनली 40 पे थी, अभी 300 पे है जो हमारी लैब है KMU पे। आज तकरीबन उस पर 2 घंटे हम मिले और 2 चीज़ें डिसाइड की। सूबे के अंदर जो पब्लिक सेक्टर में कैपेसिटी है वो कोशिश करना है कि 1000 और 2000 के दरमियान में जितने भी हमारे पास PCR लैब्स हैं और फैसिलिटीज़ हैं, इसमें पेशावर, मर्दान, सवाबी, डेरा इस्माइल खान, बनू, एबटाबाद और स्वात, ये सारे सेक्टर्स में ये सारी जगहों पे हमारे पास पोटेंशल है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हमने आज सारे उन प्राइवेट सेक्टर इदारों की जो सूबे में बड़े हस्पताल हैं और जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं जो टेस्ट करते हैं, मसलन आगा खान यूनिवर्सिटी, शौकत खानम, चुगताई लैब्स, उन सब के साथ हम अगले 2-3 दिनों में एंगेज करेंगे ताकि हम प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी कैपेसिटी बढ़ाएं। मगर झगड़ा साहब, ज़्यादा जब टेस्ट अमेरिका में हुए तब पता चला कि कितनी इन्फेक्शन है, तो वफाकी हुकूमत तो कह रही है हमारे बहुत सारी अब किट्स आ गई हैं, सिंध हुकूमत कह रही है कि हमें कुछ नहीं दिया। कि आपको भी वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया? नहीं शाहजेब, ये तो मैं क्लियरली कहूँगा कि NIH से जितनी क्वांटिटी में सैंपल्स आ रहे हैं कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स की शॉर्टेज नहीं रही। टेस्टिंग बढ़ाने में UTMs जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है टेस्ट की, उसकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंड है, जिसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी देख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल वो भी बॉटलनेक नहीं बना। जब हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हमने UTMs का जो है कोई सोल्यूशन निकालना है जो मेरे ख्याल में निकल आएगा। लेकिन चाहे इसमें आई थिंक कि फेडरल गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है, ओरिजिनल हमारे प्रोटोकॉल्स और दुनिया में बहुत से ममालिक में, जैसे आपने अमेरिका का, UK का भी कहा, वहाँ भी अभी तक टेस्टिंग नहीं हो रही थी। जैसे मैंने कहा, ये बड़ा इशू तब होता अगर हम ये मानते कि सिर्फ वही केसेस हैं सूबे में जो कि नज़र आ रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे। हमारी जो है सूबे के लेवल पे सोफिस्टिकेटेड मॉडलिंग चल रही है और मेरे ख्याल में हम ये अस्यूम कर सकते हैं जैसे बाकी दुनिया में कि जो हमारे केसेस होंगे वो शायद रिपोर्टेड केसेस से 10 गुना भी ज़्यादा हो सकते हैं।
अब उसमें मुख्तलिफ थियरीज़ हैं लोगों की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक इन चीज़ों की एविडेंस ना हो, और ये मुझे क्लियरली कहना पड़ेगा कि अब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आई, हमें ये अस्यूम करना पड़ेगा कि जैसे वो ममालिक जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, जो कि बड़ी कंजर्वेटिव टेस्टिंग स्ट्रैटेजी से गए हैं मैस टेस्टिंग पे, हमें भी उस पे जाना पड़ेगा। और अगर मैं अरबों रुपए पीपीई पे और वेंटिलेटर्स पे लगा सकता हूं, मुझे टेस्टिंग किट्स लगाने में और टेस्ट कंडक्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम खान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। आज तनकीद की है सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस पर तनकीद की है, हुकूमत पर तनकीद की है। मामला तफसील से आपके सामने रखेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या सोशल मीडिया पर हुआ जब वज़ीर आज़म से सख्त सवाल हुए। एक ब्रेक के बाद सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने की मजम्मत की है और कहा है कि सहाफ़ियों को गालियां देने के ट्रेंड्स हुकूमत के नाक़दीन को खामोश कराने का एक और हमला है। गालियां देकर सहाफ़ियों को पैगाम दिया जा रहा है कि खामोश रहें या नताइज भुगतने को तैयार रहें। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुखालिफ आवाज़ों की ट्रोलिंग के बजाय कोरोना पर तवज्जो दें। इतनी मेहनत कोरोना पर बेदारी के लिए की जाए तो वक्त वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। इन गैर मामूली हालात में मुल्क को इत्तिहाद की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बात की है उसके बाद जब मुख्तलिफ सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा था। सूरत हाल ये है कि वो सहाफ़ी जिन्होंने वज़ीर आज़म से कोरोना ब्रीफिंग के दौरान सख्त सवालात किए, उन्हें बाद में सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद और गालियों का सामना करना पड़ा। उनकी फैमिली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस हवाले से वज़ीर आज़म से सख्त सवाल पूछने वाले सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा ने 3 दिन पहले दुनिया अखबार में कॉलम लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस वक्त 3 ममालिक ऐसे हैं जहां सहाफ़ियों को हुकूमत के रद्द अमल का सामना है। अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान ऐसे ममालिक हैं जहां की हुकूमतें खुश नहीं हैं। आपने सदर ट्रंप को सुना होगा कि वो मीडिया पर बरस रहे थे जब उन्होंने वायरस को चीनी वायरस करार दिया था। बाद में एक और सहाफ़ी के सवाल पर वो भड़क उठे थे कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी इमरान खान साहिब मीडिया के सवालात से नाखुश हैं और अब की दफ़ा जो प्रेस ब्रीफिंग रखी थी उसमें सिर्फ 4 सहाफ़ी बुलाए गए थे, जिस पर नसीम ज़हरा ने सवाल भी उठाया कि बाकी सहाफ़ी कहाँ हैं। इस पर कहा गया कि बैठने की जगह कम थी। हालांकि उसी जगह वो 2 दफ़ा 10-10, 15-15 सहाफ़ियों के साथ ब्रीफिंग कर चुके थे। ज़राए कहते हैं कि दरअसल अब की दफ़ा जब सहाफ़ियों को फ़ोन किए गए थे कि वो तशरीफ़ लाएँ तो ज़्यादातर ने या तो वज़ीर आज़म ऑफिस के फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया या वक्त की कमी का बहाना बनाकर मुआज़रत कर ली। अब ये नया ट्रेंड उभर रहा है कि सहाफ़ी वज़ीर आज़म साहब की प्रेस ब्रीफिंग में जाने को तैयार नहीं है। जिस तरह प्रेस ब्रीफिंग के बाद सोशल मीडिया टीम ने गंदे गंदे ट्रेंड्स ट्विटर पर चलाए, सहाफ़ियों को गालियां दी गईं और मोहम्मद मालिक की घरेलू तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलाई गईं, तो लोगों को वो दौर याद आ गया जब बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की तस्वीरें जहाज़ों के ज़रिए शहरों में गिराई जाती थीं। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लिहाजा अखराजात ज़्यादा करने पड़ते थे। अब आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी खजाने से 3-4 करोड़ रुपए निकाल कर एक टीम बना लें, वो आपके इशारे पर 24 घंटे मसरूफ़ रहेगी। रऊफ़ क्लासरा के कॉलम के मुताबिक यही वजह थी कि काबीना के पिछले इजलास में जब इस प्रेस ब्रीफिंग का जिक्र हुआ तो वज़ीर आज़म नाखुश थे कि ऐसे सहाफ़ियों को किसने बुलाया जिन्होंने उनसे गलत सवालात किए। ज़राए कहते हैं कि यह भी कहा गया कि इस तरह के सवालात से हुकूमत का मुआशी पैकेज पीछे चला गया। उस पर एक अहम वज़ीर जिन्हें अभी बड़ी मुश्किल से दोबारा वजारत मिली है, उन्होंने खुशी से सबको काबीना में बताया कि फ़िक्र ना करें, उन तमाम सहाफ़ियों जिन्होंने वज़ीर आज़म से गलत सवालात किए थे उनकी सोशल मीडिया पर धुनाई की जा रही है। वज़ीर खुशी से सबको तसल्ली दे रहे थे कि वो सहाफ़ी अब छुपते फिर रहे हैं कि सोशल मीडिया उनके पीछे है। अब बंदा क्या करे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो और उसके बाद ये प्लान बनाया जाए कि अब सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्या ट्रेंड चलाने हैं। तो क्लासरा के आर्टिकल के मुताबिक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या तरजीहात हैं और मीडिया को कैसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा ये निकला है कि अब सहाफ़ी प्रेस ब्रीफिंग में जाने से कतरा रहे हैं। कॉलम के मुताबिक क्या इसे हुकूमत की सोशल मीडिया टीम जो हाल ही में तश्कील दी गई है कि पहली कामयाबी करार दिया जा सकता है कि सहाफ़ी प्रेस ब्रीफिंग में जाने से कतरा रहे हैं कि इसके बाद कौन अगले 2 दिन तक गालियाँ खाएगा और आपके घर वालों की तस्वीरें भी शेयर की जाएँ। जब मैं वज़ीर आज़म हाउस की ब्रीफिंग के लिए गया था और एक हुकूमती ओहदेदार से बात हो रही थी तो मैंने पूछ लिया
कि क्या यह तय कर लिया गया है कि तहरीक इंसाफ ने दोबारा सियासत नहीं करनी, ना ही उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, ना ही उन्हें मीडिया की गुडविल चाहिए, या उनका ख्याल है कि सोशल मीडिया उन्हें जितवा देगा, इसलिए ये वक्त वो सोशल मीडिया पर गुजारना चाहते हैं। मैंने कहा इस पॉलिसी से जो नुकसान हुआ है इसका आपको अंदाजा नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी दोनों 18 माह में दोबारा खड़ी हो गई हैं। इन दोनों पार्टियों ने जिस अंदाज में हुकूमतें की थी, इसके बाद तो उन्हें 18 बरस तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने इस अंदाज में हुकूमत चलाई और मीडिया को मिसहैंडल किया है कि वो दोबारा ना सिर्फ उभरी हैं बल्कि सिंध की हद तक मामलात पंजाब से बेहतर नजर आ रहे हैं। वो साहब कहने लगे कि मीडिया जानबूझकर मुराद अली शाह को बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है क्योंकि मीडिया हमसे खुश नहीं है। तो मैंने कहा आप सब मलबा मीडिया पर डालते जाएंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप खुद ही कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं बना सकेंगे और खुद अपना नुकसान करते जाएंगे। तो वो कहने लगे कि मीडिया बढ़ा चढ़ाकर इश्यूज बयान करता है। मैंने कहा कि मीडिया क्या करे, अवाम जब मुश्किलात बताएं तो मीडिया उनके साथ खड़ा होगा या हुकूमत का बयानिया बेचेगा। ये सारी की सारी बातें इस कॉलम में लिख दी गई हैं। अब हुकूमत पर मुसलसल सवाल उठ रहा है। 24 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों को कोरोना के हवाले से हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग में सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा ने वज़ीर आज़म से मीडिया के हवाले से सवाल पूछे। खान साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर ये ब्रीफिंग के लिए बुलाया है। अगरचे हम डरते हैं कि मुश्किल सवाल करने से कि अगली दफ़ा ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं। बहरहाल दैन आपका शुक्रिया। आपने उस दिन भी अपने उसमें तकरीर में कहा कि 15 जनवरी से आपको पता था, 2 महीने हो गए हैं, हमें इस 2 महीने में कहीं पे कोई हुकूमत की कोई तैयारी नज़र नहीं आई, कोई एमरजेंसी स्टेप्स नज़र नहीं आए, कहीं पे कोई हलचल नज़र नहीं आई, और हम इंतज़ार करते रहे जब तक पूरी दुनिया जो है खुदा न खासा वो लॉकडाउन पे जाएगी, वो कर्फ्यू पे जाएगी, वो सप्लाईज़ पे जाएगी, हम फिर ही करेंगे। तो वो जो 2 महीने थे, विद ड्यू अपॉलॉजी, हमें लगा कि शायद आप मीडिया पे नाराज़ थे, आप मीडिया के खिलाफ ये कवानीन बनाते रहे, आपके कैबिनेट के हर एजेंडे में यही रहा। मैं थोड़ा सा कमेंट करने की मैम इजाज़त दे दें, प्राइम मिनिस्टर सुनते होते हैं, वो पहले भी सुनते थे, आप भी बड़ा सुनते हैं। तो मीडिया को टाइट करने के लिए लाज लाए गए। इसके बाद मीर शकील रहमान साहब को हमने देखा कि वो भी आपके जहन में था कि हमने उनको गिरफ्तार करना है। इन हालात में उनको भी किया गया। डॉक्टर दानिश का आ रहा है कि उनका प्रोग्राम जो है आपकी हुकूमत ने बंद करवाया है अगेन जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से। तो ये सारे बहुत सारी कंसर्न्स हैं लोगों की कि जब पूरा मुल्क उसमें क्राइसिस में है, मैं जवाब देता हूं। ये उसमें है, आपके एक मीडिया के साथ लड़ाई है, आपकी सियासतदानों की तो चलो वो जेन्युइन है, वो बनती है। तो ईरान के बॉर्डर के हवाले से आपकी दीगर स्टेप्स, हमें 2-3 महीने टाइम था बड़ा आपके पास, जो मेरा ख्याल है यूटिलाइज होना चाहिए था, और वो यूटिलाइज नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। अच्छा रऊफ, देखें बात सुने, आप ये सारी जो चीज़ें नाम लेके आ रहे हैं लोगों के और मीडिया के ऊपर, मैं पहले एक मीडिया के ऊपर आपको बात कहता हूँ। जिस तरह की मीडिया को पाकिस्तान में आज़ादी है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको किसी मगरबी डेमोक्रेसी में मुझे बता दें। मैं मगरबी की डेमोक्रेसी को समझता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल या गर्मियाँ वहाँ गुजारी हुई हैं। मुझे पता है कि आप अगर इस तरह की बातें, जिस तरह की यहाँ एलिगेशंस लगती हैं, आप मगरब में करें, जिस तरह के वहाँ लाइबल लॉज हैं, जो आपको फाइन्स होंगे, आपके अखबार बंद हो जाएंगे या आपकी जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मगर इसके बाद रऊफ़ क्लासरा के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाया गया, उन्हें गालियां दी गई। इसी तरह सहाफ़ी अरशद शरीफ, मोहम्मद मालिक, इरशाद भट्टी को भी गालियां दी गई। सुनिए इरशाद भट्टी ने क्या सवाल किया। प्राइम मिनिस्टर साहब, मीडिया की बिल्कुल बात नहीं करते, रहने दें, फ़ायदा ही कोई नहीं। मीर शकील को भी रहने दें, पैमरा की भी बात नहीं करते, वो भी जो कर रहा है नहीं। एक मिनट साहब, बात सुने। देखें, इस मीडिया टॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने कोरोना के आगे और कोई एजेंडा लेना तो बात कर, हम अभी ख़त्म कर देते हैं मीडिया टॉक, क्योंकि देखें इस वक्त पब्लिक, मेरी बात सुने, सारी पब्लिक आज घरों में बैठी है। लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं कि आगे लाएअमल क्या है, उन्होंने लोगों ने क्या करना है। यहाँ मैं और एजेंडाज के ऊपर बात नहीं करना चाहता। इसके बाद इरशाद भट्टी को भी सोशल मीडिया पर भरपूर गालियां पड़ी और फिर सूरत हाल ये बनी कि वज़ीर आज़म की अगली ब्रीफिंग में सहाफ़ी कम बुलाए गए। तो सहाफ़ी नसीम ज़रा ने सवाल भी पूछा कि सहाफ़ी कम क्यों बुलाए, वज़ीर आज़म ने इसका जवाब दिया। मुझे ज़रा अजीब लग रहा है कि मीडिया के और लोग आने चाहिए थे। आपने पिछली दफ़ा इतने सख्त सवाल उठे और वो सवालों का आपने इतने अच्छे तरीके से जवाब दिया, यू ग्रू टॉलर। आज भी मीडिया के और लोग आने चाहिए थे, और तो ये मैं ज़रूर कहूँगी जी। मैं बिल्कुल मीडिया के और लोग आने थे, लिस्ट बनाई थी कोई 8-9 लोग, उससे ज़्यादा वैसे ही ये कोरोना की सुनो लोग ज़्यादा थे, लोग हमने ज़्यादा बुलाए क्योंकि कोरोना की वजह से वो लोग कितने 3-4 नहीं आ सके।
हम और अगर हम ज्यादा लोग बुलाते हैं तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं जी। नसीम जहरा साहिबा के बारे में भी बहुत ही नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। तहरीक इंसाफ पर माजी में भी इल्ज़ाम लगता रहा कि वो सोशल मीडिया पर मुखालिफों को ट्रोल करती है, उन पर इल्ज़ामात लगाती है, गालियाँ दी जाती हैं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाकायदा हुकूमत पर तनकीद कर दी है, मगर माजी में जब ये इल्ज़ाम लगता था तो इमरान खान अपोजिशन में थे, वो कहते थे कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया पर पता नहीं ये कौन कर रहा है। मगर अब तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, उसके पास FIA है जिसका साइबर क्राइम विंग है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन अफराद के खिलाफ तहकीकात करे और कार्रवाई करे और पता चलाए कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है और हुकूमत का नाम आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मीडिया ब्रीफिंग में साफ़ी नसीम ज़हरा ने एक और सवाल भी पूछा था। उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, आप अपोजिशन से बात कीजिए, आपको अपोजिशन से बात करनी चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म ने इसका जवाब दिया कि ये जितने भी लोग हैं, मैं तो 30 साल तक ये लोग इक़्तिदार में रहे, इसी अशराफिया के ख़िलाफ़ तो मेरी 30 साल की जिद्दोजहद है, उसी की वजह से अवाम का ये हाल है। ये वज़ीर-ए-आज़म के जवाब का क्रक्स था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस वक्त 30 साल तक इक़्तिदार में रहने वालों पर तनकीद कर रहे थे, उनके साथ वज़ीर खुराक खुसरो बख्तियार बैठे थे, जो माज़ी में नून लीग और परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ताकतवर के एहतसाब की बात की तो इसकी बड़ी मिसाल खुसरो बख्तियार साहब भी हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि नायब मुल्तान ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ तहकीकात शुरू की, नायब हेडक्वार्टर ने इंक्वायरी की मंजूरी नहीं दी, फिर जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो नायब ने मंजूरी दे दी, फिर अचानक नायब ने इंक्वायरी मुल्तान से लाहौर मुंतकिल कर दी। हालांकि नायब मुल्तान का दावा था कि उसके पास काफ़ी शवाहिद थे, मगर इंक्वायरी रोक दी गई और उनकी ना गिरफ्तारी हुई ना मामला आगे बढ़े। इसी तरह तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगता है कि उसकी काबीना में आधे से ज़्यादा लोग जो मुशर्रफ के साथ रहे थे वो इस वक्त साथ हैं। वज़ीर बिजली उमर अयूब पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, अब तहरीक इंसाफ में है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, उनकी काबीना का हिस्सा रहे, अब तहरीक इंसाफ में है। जुबैदा जलाल साहिबा परवेज़ मुशर्रफ के साथ थी, अब तहरीक इंसाफ में है। मियाँ मोहम्मद सुमरो परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, अब तहरीक इंसाफ की काबीना के रुकन है। इसी तरह वज़ीर आज़म के साथ उस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक ईमान साहिबा बैठी थी, वो पीपल्स पार्टी में रहीं, वज़ीर इत्तलात रहीं, उस हुकूमत का दिफा करती रहीं, अब तहरीक इंसाफ में है। वज़ीर आज़म के साथ हफीज़ शेख बैठे थे, वो पीपल्स पार्टी के 4 साल वज़ीर ख़जाना रहे। इसके अलावा इस वक्त उनके इत्तेहादी परवेज़ इलाही हैं, वो 5 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे। तो 30 साल जिनके खिलाफ जिद्दोजहद की वो तो अब वज़ीर आज़म के साथ हैं। साथ ही अगर बात की जाए शरीफों की तो वज़ीर आज़म 30 साल की बात कर रहे हैं, मगर अब से 12 साल पहले तक तो परवेज़ मुशर्रफ ने जो शरीफों के खिलाफ केस बनाया वो नवाज शरीफ का दिफा करते रहे। नीचे नवाज शरीफ को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता था। यहाँ तारीख है पाकिस्तान की कि मिलिट्री डिक्टेटर छोड़ें, जो डेमोक्रेट्स हैं उनके नीचे ऑपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलता। और दूसरी चीज, जो भी उनके ऊपर केसेस किए जा रहे थे जनरल मुशर्रफ से, क्योंकि जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहां इस मुल्क के अंदर नाइंसाफ मिल सकता है और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते, तो डील करके गए भी होंगे, लेकिन उस डील की अहमियत इसलिए नहीं होगी कि उन सर्कमस्टांसेस में He was not a free agent. He wasn't a free agent. It's like मैं टॉर्चर से आपसे जो भी ले लूं, और टॉर्चर could be mental or anything. It does not stand in a court of law. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।